बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब से जुड़ने का सफ़र। अहम अहम आज तो हैदर भैया उंगलियां ही चाट जाएंगे। फातिमा ने जुनैशा को छेड़ते हुए कहा, जो सुबह से किचन में लगी लंच बना रही थी। शादी को 3 हफ्ते हो चुके थे। आज वो पहली बार किचन में जाकर खुद अपने हाथों से सब बना रही थी। हाँ, क्या पता उंगलियां चबा ही बैठें। हाँ, क्या पता वैसे भी उनकी निगाहें अब हर तरफ जुनैशा मैडम को ही ढूंढती रहती हैं। मुझे तो लगता है कि आज के बाद खाना भी जुनैशा के सिवा किसी और के हाथ का पसंद नहीं आने वाला जनाब को। उसने हंसते हुए जुनैशा को छेड़ा, जिस पर वो शर्माते हुए मुस्कुराती ही रह गई। वो दोनों दोबारा अपने काम में मशगूल हो गईं। फातिमा से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आज उसके पेट में सुबह से तकलीफ़ थी, मगर उसे बर्दाश्त किए हुए जुनैशा के साथ किचन में ही लगी हुई थी। वो चेयर आगे करके घसीट कर उस पर बैठ के सैलड बनाने में मसरूफ़ हो गई, जबकि सुगरा जुनैशा के साथ ही मौजूद उसे गाइड करती जा रही थी कि कौन सी डिश कैसे बनानी है। आज वो दोनों लड़कियां बड़े ध्यान से सुगर लड़कियों की तरह अपने काम में मगन थीं। सैलड बनाते हुए वो अचानक से पेट पर हाथ रखकर बैठे बैठे ही झुकी। फातिमा, क्या हुआ? जुनैशा सारा काम छोड़कर फातिमा की तरफ लपकी। फातिमा मुसलसल झुकी हुई दर्द से कराह रही थी। फातिमा, क्या हुआ? मुझे बताओ। जुनैशा परेशान होते हुए उस पर झुकी, मगर वो कुछ ना बोली। दर्द की शिद्दत से फातिमा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो होंठों को जोर से दांतों में दबाए कांप रही थी। मॉम, हैदर, खुदा जाओ जल्दी से बेगम साहबा और हैदर को बुला के लाओ। जुनैशा ने पंजों के बल नीचे बैठते हुए फातिमा के घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा। वो सब कुछ छोड़ छाड़कर तेज़ी से ऊपर मिसेस रेयान के कमरे की तरफ भागी। फातिमा, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? फातिमा ने उसके पेट पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए परेशान होते हुए उससे पूछा, मगर उसने कोई जवाब न दिया। ये शायद वो दे ही ना पाई। अच्छा चलो, उठने की कोशिश करो, कमरे में चलकर लेटो, शायद कुछ आराम आ जाए। उसने खड़े होकर फातिमा को पकड़ते हुए कहा, मगर वो अपनी जगह से हिल भी ना पाई। तकलीफ़ बहुत शदीद थी। फातिमा आह के सिवा कुछ भी बोल ना पा रही थी। उसके बहते आंसू, उसका सुर्ख होता चेहरा, कपकपाते होंठ जुनैशा को परेशान कर रहे थे। उसने फ़ौरन से फातिमा का हाथ पीछे करके उस जगह अपना हाथ रखा। उसे फातिमा के पेट में कुछ सख्त सा महसूस हुआ। जिस पर हाथ लगाए फातिमा की दबी दबी चीखें निकल रही थीं। जुनैशा खुद डॉक्टर थी, मगर इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल माजरा क्या है। क्या हुआ है फातिमा बेटा? मिसेस रेयान परेशानी से कहते हुए तेज़ी से फातिमा की तरफ लपकी। पीछे से हैदर भी आ गया था। जुनैशा के सारा मामला बताते ही उसने फातिमा को बाजुओं में उठाकर लाउंज में पड़े सोफ़ों पर जाके लिटा दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। जुनैशा ने उसके गाल थपकते हुए मिसेस रेयान से कहा, जो कि हैरानी और परेशानी से मिले जुले तासुरात लिए हुए रोने के करीब थी। हैदर ने फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल फ़ोन किया। उसे क्या हो सकता है अचानक? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मिसेस रेयान ने रोते हुए जुनैशा से कहा। रेयान साहब शादी के दूसरे हफ्ते ही वापस कनाडा चले गए थे, जबकि सैफ पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर था। आजकल बस ये 4 लोग ही घर पर मौजूद थे। हैदर परेशानी के आलम में एमरजेंसी वार्ड के सामने चक्कर लगा रहा था। अब डॉक्टर के बाहर आने का मुंतज़िर था। उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया उसके पेट में कोई दर्द वगैरह है। जुनैशा ने मिसेस रेयान को उसके पेट में मौजूद किसी सख्त चीज़ के बारे में बताया था। अल्लाह करे सब ठीक हो। जवान जहान बेटी है, मुझे तो फ़िक्र खाई जा रही है। मिसेस रेयान ने रोते हुए सर पीछे दीवार से टिका लिया। इधर रेयान साहब बार बार हैदर को फ़ोन करके फातिमा की खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे, मगर वो क्या बताता। अभी तो उसे खुद भी कोई इल्म नहीं था। कैसे लोग हैं आप? आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा बच्ची कितने अरसे से तकलीफ़ में मुब्तला है। उनके फैमिली डॉक्टर अरसलान ने अफसोस और गुस्से के मिले जुले तासुरात से हैदर को कहा, डॉक्टर साहब, हमें वाकई ही अंदाज़ा नहीं था कि मसला इतना बड़ा है। मिसेस रेयान ने रोते हुए कहा, इस बच्ची के पीले रंग, गिरते वज़न को भी आपने नोटिस नहीं किया? यकीनन इसका खाना पीना भी कम हो चुका है। मिसेस रेयान मुंह नीचे करके ही रह गई। क्या बताती कि रेयान साहब ने तो 1 महीना पहले ही ये बात की थी, मगर उन्होंने सीरियस नहीं लिया। देखें सैदर, अब आप भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तो जानते हैं कि इस तरह के केसेस में ज़रा सी कोताही कितने बड़े नुकसान का सबब बनती है। जी मैं जानता हूँ, हैदर ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा। खैर, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। 1-2 दिन हम मज़ीद इन्हें यहाँ ट्रीटमेंट देंगे, मज़ीद टेस्ट करेंगे, फिर ही इंशाल्लाह कुछ फ़ाइनल बता सकेंगे। जी बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर डॉक्टर असलान से हाथ मिलाता हुआ मिसेस रेयान और जुनैशा के साथ बाहर निकला। उसे हॉस्पिटल से घर
आए पूरे 3 दिन हो चुके थे। उसने ख़ुद को कमरे में जैसे बंद कर रखा था। मिसेस रेयान खाना खिलाने आती, उसे प्यार करती, मगर वो खामोश हो चुकी थी, मुसलसल खामोश, एक ही जगह टकटकी बांधे देखती रहती। कभी खा लिया तो 2-3 नवाले खा लिए, वरना वो भी न खाती। जब से उसे अपनी बीमारी का पता चला था उसका दिमाग माफ था। शायद ज़हनी तौर पर कबूल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी इस हालत ने सब घर वालों को परेशान कर रखा था। मैं आखिर क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ना कुछ बोलती है, ना वो कुछ खाती है। मिसेस रेयान ने रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाते हुए कहा। माँ की ममता आज उसकी ये हालत देखकर तड़प उठी थी। तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन तक फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या करना है। रेयान साहब ने अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा। दोनों माँ बाप के चेहरों पर जैसे एक हफ्ते में ही बुढ़ापे का असर उतर आया था। ये कोई आम बीमारी नहीं है, लिवर कैंसर है रेयान साहब, डॉक्टर असरान कह रहे थे। उसे कोई चोट लगी है जिसका फौरी इलाज ना होने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो गया, जिसने कैंसर सेल्स की ग्रोथ का रास्ता हमवार किया। मिसेस रेयान अब सिसकियाँ लेते हुए बता रही थी, जबकि रेयान साहब उसकी रिपोर्ट्स देखने में मसरूफ़ थे। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। कुदरतुलैन अपनी माँ के साथ उनके कमरे की सेटिंग बदल रही थी। फ़ोन की आवाज़ सुनकर फ़ौरन भागी आई। उसे लगा शायद फ़ातिमा का फ़ोन हो। 2 हफ्ते हो गए थे उससे रब्ता नहीं हो पा रहा था। किसका फ़ोन है बेटा? अम्मी ने कुदरतुलैन से पूछा। अम्मी पता नहीं, अनजाना नंबर है, ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दोबारा काम करने लगी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। 1, 2, 3, 5, 7 मिस कॉलें। यानी फ़ोन तो उठा लो, क्या मालूम कोई इमरजेंसी हो। उसके कहने पर उसने फ़ोन उठा लिया, मगर कुछ बोली नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं कुदरतुलैन से बात कर सकती हूँ? आवाज़ जानी पहचाने लगी। वालेकुम सलाम जी, मैं कुदरत बात कर रही हूँ। आप कौन? मिसेस रेयान बात कर रही हूँ बेटा। क्या आप कुछ देर के लिए हमारी तरफ आ सकती हैं? आंटी सब खैरियत है? फ़ातिमा ठीक है? आप आ जाएँ तो इंशाल्लाह बैठकर बात करते हैं, मिसेस रेयान ने बहुत मजबूत लहजे में कहा था, जैसे वो खुद अपनी आवाज़ की कपकपी महसूस नहीं करना चाहती थी। जी इंशाल्लाह मैं आती हूँ। फ़ातिमा मेरी जान, ऐसे मत करो, देखो सब परेशान हो रहे हैं, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। कुदरतुलैन ने दरवाज़ा खटखटाते हुए उसकी मिन्नत की। आज चौथा दिन था। फ़ातिमा ने सुबह से कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। वो किसी के कहने पर भी दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। मिसेस रेयान को डर हुआ कि कहीं वो खुद को कुछ कर न ले। उन्होंने परेशान होकर कुदरतुलैन को बुलवा लिया था कि शायद वो उसके कहने पर दरवाज़ा खोल दे। कुदरतुलैन के आते ही मिसेस रेयान ने उसे सब कुछ बताया। लीवर कैंसर का सुनकर कुदरतुलैन को हैरत का झटका लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ अर्सा पहले तो हैदर भाई की मिठाई खिलाने मेरे घर आई थी, वो हंसती खेलती। उस दिन का मंजर याद करते हुए कुदरतुलैन की आंखों में आंसू आ गए थे। बस बेटा, हैरान तो हम सब खुद भी रह गए हैं कि 1-2 दिन तक फाइनल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो कुछ पता चलेगा, उन्होंने अफसुर्दा लहजे में कहा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब बेहतर करेंगे, आप परेशान ना हो। अगर आपने हिम्मत हार ली तो फ़ातिमा को कौन हिम्मत दिलाएगा? कुदरतुलैन ने अपने आंसू छुपाकर मिसेस रेयान का हाथ पकड़ते हुए उन्हें तसल्ली दी। उसे बेइख्तियार वो शेर याद आया, किसी को देना ये मशवरा कि दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना, कमाल ये है। वो मुसलसल फ़ातिमा को बुलाते हुए उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि उन्हें इतना कहने पर ही छोड़ दिया जाएगा कि वो ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा? सूरह अनकबूत। ये तुम्हारी आजमाइश है फ़ातिमा, क्या तुम फेल हो जाओगी? उसने आखिरी कोशिश करते हुए रोते हुए आयत पढ़ी। दरवाज़ा अब भी न खुला। वो आंसू साफ करते हुए मायूसी के तासुरात लिए वापस पलटी। जुनैशा और मिसेस रेयान जो पीछे ज़बर करके खड़ी ये सब मंजर देख रही थी, बेख्तियार हो पड़ी। अभी वो 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो तेज़ी से पीछे लपकी। उसके बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा गायब था, आंखों के गिर्द गहरे हल्के बन चुके थे, रंग पीला पड़ चुका था। वो वीरान आंखों से कुदरत को देख रही थी। उसकी हालत देखकर कुदरत से रहा न गया। वो फ़ौरन से भागकर उसके गले लगकर सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। वो जो कुछ अर्सा पहले निखरी सी गुलाबी गुड़िया लगती थी, जिसकी नज़ाकत देखकर वो उसे प्यार से देखती रहती थी, आज उसकी ऐसी नादार हालत देखकर कुदरतुलैन बहुत हिम्मत हार बैठी। वो जो खुद को मजबूत करने की कोशिश में दूसरों को हिम्मत देने आई थी, खुद बच्चों की तरह उससे लिपट कर रो रही थी, जबकि फ़ातिमा बग़ैर किसी तासुर के, बग़ैर हिले, बग़ैर बोले उसके साथ लगे ऐसे ही खड़ी थी। तो क्या ये भी मेरे ईमान की आजमाइश है? फ़ातिमा ने बहुत संजीदगी से उससे पूछा। उसे लगा जैसे उसे ये सब इस वक्त नहीं कहना चाहिए था।
कुर्रतुल ऐन ने फ़ातिमा का कंधा पकड़ा और अंदर जाते हुए उसे बेड पर बिठा दिया। जुनैशा और मिसेस रेहान ने अंदर आना मुनासिब न समझा, लिहाजा फ़ातिमा के कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो ख़ुद बाहर लाउंज में ही बैठ गई। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह की मर्ज़ी उसकी हिकमत पर मबनी होती है। जानती हूँ, फ़ातिमा ने जवाबन कहा। फ़ातिमा ने जवाबन कहा, फिर जानते हुए भी ये रवैया क्यों? मोमिन तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है। जैसा कि हदीस में आता है कि मोमिन के मामले में ताज्जुब है कि उसके सब कामों में खैर है। वह मोमिन के अलावा किसी के लिए नहीं। अगर उसे कोई नेमत और आसानी नसीब होती है तो शुक्र करता है, इसमें उसके लिए खैर है। अगर वो मुसीबत पहुंचती है तो उस पर सब्र करता है तो इसमें भी उसके लिए खैर ही खैर है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2999। अब सब्र क्या है कि वो जज़ा फ़ज़ा नहीं करता, शिकवे नहीं करता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो राज़ी बरज़ा रहता है। मेरे रब की मर्ज़ी अभी मेरे लिए ही यही है, मैं राज़ी। वो फिर वो मुसीबत में उसके खैर का सबब बन जाती है। मुसीबत कैसे खैर का सबब बन सकती है? फ़ातिमा ने वीरान और खाली आंखों से पूछा। वो इस तरह से कि जब हम सब्र करते हैं तो वो अल्लाह खुश होते हैं कि मेरा मोमिन बंदा इतने सख्त हालात में भी कोई शिकवा नहीं कर रहा, ना बदगुमान हो रहा है। लिहाजा उस आजमाइश के बदले में उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, उसके ईमान में इजाफ़ा कर दिया जाता है, उसके दिल को सुकून से भर दिया जाता है, उसका अपने ऊपर तवक्कुल मजबूत कर देते हैं अल्लाह ताला, हत्ता कि उसके गुनाह भी माफ़ कर देते हैं। वो हदीस याद है ना कि मोमिन को एक कांटा भी चुभे तो उसके बदले उसे गुनाह मिटा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब चूँकि ये आजमाइश आ चुकी है, लिहाजा हम इसे मिलकर अच्छे से फेस करेंगे। कुर्रतुल ऐन ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर बिखरी बालों की लिटों को पीछे करते हुए कहा। जवाबन फ़ातिमा ने बस इस बात में सर हिला दिया जैसे वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी। कभी कभी वाकई इंसान ख़ुद भी अपने दिल की हालत नहीं जानता, उसके लबों पर खामोशी डेरे डाल देती है, जहन उलझ जाता है। इस वक्त वो सबसे कट कर कहीं दूर भाग जाना चाहता है, अपनी ज़ात से भी दूर। मगर दुनिया में ऐसा कहाँ मुमकिन होता है? कुछ कहोगी नहीं? उसकी ऐसी उदास खामोशी पर कुर्रतुल ऐन का दिल कट रहा था। फ़ातिमा ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। कुछ तो कहो, इससे बर्दाश्त ना हुआ। कुर्रत, क्या मैं इतनी जल्द मर जाऊंगी? कुर्रतुल ऐन जो पहले ही अपने जज्बात पर काबू रख कर इस नाजुक लम्हे में उसको थामने की कोशिश कर रही थी, उसकी इस बात पर कमज़ोर पड़ गई। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें शफा देंगे मेरी जान। मैं अल्लाह से बहुत दुआ करूँगी अपने ईमान की साथी के लिए। जबकि फ़ातिमा की आंखें अब बहने लगी थी। मैंने तो अभी अल्लाह से मुलाकात के लिए, अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी भी नहीं की। कुदरत, क्या अल्लाह मुझे इतनी जल्दी अपने पास बुला लेंगे? प्लीज़ ऐसे मत कहो, प्लीज़। उसने फ़ौरन से फ़ातिमा के गले लगते हुए कहा। आंसू उसकी आंखों से निकलकर फ़ातिमा की कमीज़ में जज़ब हो गए, जबकि जिसकी नमी उसने अपने कंधे पर महसूस की थी। कुर्रतुल ऐन के आंसू उसके गले में फंदा बनकर फंसे हुए थे, जिन्हें वो फ़ातिमा के सामने नहीं बहाना चाहती थी। मुझे पता है कुर्रत, ये बीमारी जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, अब बहुत कम वक्त है मेरे पास। उसने रोते हुए कुर्रत को खुद से जुदा करते हुए कहा। तुम तो मेरी दोस्त हो कुर्रत, तुम तो आखिरत पर ईमान रखने वाली हो ना। दूसरों की तरह तुम तो मुझे हकीकत से मुँह फेरने को मत कहो। तुम तो मुझे इस दुनिया की हकीकत दिखाओ। मुझे कहो फ़ातिमा, तुम अपनी कब्र के लिए तैयारी करो। मुझे कहो तुम अपने कब्र के अंधेरे, उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए नेक अमाल में जल्दी करो।